नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो इतनी छोटी है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन उसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, यानी वो चीजें जिनसे सब कुछ बना है। कभी सोचा है, ये जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो पानी पीते हैं, अरे यहां तक कि हम खुद, आखिर बने किस चीज से हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और पता है, ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, ये तो सदियों पुराना सवाल है। हजारों साल से बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसफर्स सब इसी पहेली को सुलझाने में लगे थे। सबसे कमाल की बात तो ये है कि करीब करीब एक ही जमाने में दुनिया के दो अलग अलग कोनों में, भारत और ग्रीस में, लोग एक ही चीज सोच रहे थे। हमारे यहाँ महर्षि कणाद ने परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। और उधर ग्रीस में डेमोक्रिटस एटमॉस की बात कर रहे थे, जिसका मतलब भी वही था, जिसे काटा ना जा सके। कमाल है ना, कैसे दो अलग अलग जगहों पर बिना किसी कांटेक्ट के एक ही आइडिया पनप रहा था। पर हां, ये सब बस आइडियाज थे, फिलॉसफी थी। इनको साइंस से साबित करना अभी बाकी था। और ये इंतजार काफी लंबा चला, मतलब 2000 साल से भी ज्यादा। एटम का आइडिया बस किताबों और सोच में जिंदा रहा। फिर 18th सेंचुरी आई और सब कुछ बदल गया। अब फिलॉसफी का दौर खत्म हो रहा था और एक्सपेरिमेंट्स और सबूतों का दौर शुरू हो रहा था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, उस दौर में जब साइंटिस्ट ये पता लगाने में जुटे थे कि आखिर ये जो मैटर है ये काम कैसे करता है, इसके नियम क्या हैं। तो सबसे पहला और बड़ा नियम जो सामने आया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बना सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं। इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। मान लीजिए आपने 10 ग्राम लकड़ी जलाई, तो जो राख और धुआं बनेगा ना, उन सबका टोटल वजन भी 10 ग्राम ही होगा, कुछ भी गायब नहीं होता। और इस बात को साबित किया एंटोइन लावोजियर ने एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने क्या किया, एक बंद फ्लास्क लिया, उसमें 2 अलग अलग केमिकल्स रखे, लेकिन उन्हें मिक्स नहीं होने दिया। पहले उस पूरे फ्लास्क का वजन किया, फिर फ्लास्क को टेढ़ा करके उन दोनों केमिकल्स को मिला दिया। अंदर रिएक्शन हुआ और फिर से वजन किया, और जानते हैं क्या हुआ? वजन एकदम सेम था, 1 ग्राम भी इधर का उधर नहीं हुआ। अच्छा, एक नियम तो ये हो गया। इसके बाद एक और जरूरी नियम आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये नियम कहता है कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड, जैसे पानी, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही होते हैं। बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। जैसे चाय बनाने के लिए चीनी, पत्ती, दूध की मात्रा फिक्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। जैसे पानी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब पानी चाहे आप नदी से ले, बारिश का हो या लैब में बनाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, ऑलवेज। यही चीज अमोनिया के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। मतलब नेचर की अपनी एक फिक्स रेसिपी बुक है। तो अब देखिए, हमारे पास 2 बड़े नियम थे, लेकिन सवाल ये था कि ऐसा होता क्यों है? इन नियमों के पीछे की वजह क्या है? हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए थी जो इन सब डॉट्स को कनेक्ट कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट थे। उन्होंने हजारों साल पुराने उस परमाणु वाले आइडिया को उठाया और उससे केमिस्ट्री के इन नए नवेले नियमों के साथ जोड़ दिया। और जो थ्योरी उन्होंने पेश की, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो डाल्टन ने क्या कहा? उन्होंने कुछ सिंबल बातें कहीं। पहली, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम कहा। दूसरी, ये एटम अविभाज्य हैं, इनडिविजिबल, और इन्हें न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। अरे, ये तो सीधे सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जब एक सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। बिंगो, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को भी समझा रहा था। कमाल था। तो अब एटम का आइडिया सिर्फ फिलॉसफी नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक थियरी बन चुका था। तो जाहिर है अब नए सवाल खड़े हुए। आखिर ये एटम है कैसा, दिखता कैसा है, कितना बड़ा है, और इतने सारे एलिमेंट्स के एटम्स को हम पहचानेंगे कैसे? चलिए सबसे पहले साइज की बात करते हैं। एक एटम आखिर कितना बड़ा होता है? इसका जवाब है इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अनबिलीवेबली स्मॉल। एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर्स,
मतलब 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से का भी 10वां हिस्सा। दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक कंपैरिजन करते हैं। अगर हम एक एटम को बड़ा करके रेत के एक दाने जितना कर दें, तो उसी स्केल पर एक सेब हमारी पूरी पृथ्वी जितना बड़ा हो जाएगा। सोचकर देखिए, लाखों एटम जब एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, तब जाकर कागज की एक पतली सी शीट जितनी मोटाई बनती है। वाओ! अब इतने सारे एटम्स हैं, तो उन्हें नाम और सिंबल भी तो देना होगा। डाल्टन ने शुरुआत में हर एलिमेंट के लिए अलग-अलग तरह के सिंबल्स, मतलब छोटे-छोटे चित्र बनाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था। तो आज हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करते हैं, IUPAC का। इसमें हम एलिमेंट के नाम का पहला या पहले 2 अक्षर यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, एल्यूमिनियम के लिए Al, और कभी-कभी लैटिन नाम से भी लेते हैं, जैसे लोहे यानी आयरन के लिए Fe, क्योंकि उसका लैटिन नाम फेरम है। तो हमने एटम के बारे में जान लिया, उसके साइज के बारे में, उसके सिंबल के बारे में, पर ये अकेले अकेले तो रहते नहीं हैं, ये जुड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जुड़कर वो सब कुछ कैसे बनाते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। जब 2 या उससे ज़्यादा एटम एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो बनता है एक मॉलिक्यूल। और यही मॉलिक्यूल किसी भी चीज़ का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। पर सवाल अब भी वही है, ये जुड़ते कैसे हैं? क्या कोई गोंद है? नहीं। इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं वैलेंसी या संयोजकता। सीधे सीधे कहें तो ये एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है। और इसे समझने का सबसे मज़ेदार तरीका है ये सोचना कि हर एटम के पास कुछ हाथ होते हैं दूसरे एटम्स को पकड़ने के लिए। चलिए इस हाथ वाले आइडिया को एक मज़ेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8। तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 8 है, और एक इंसान है जिसके 2 हाथ हैं, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है। अब पहेली ये है कि अगर उस एक ऑक्टोपस को अपने 8 हाथों से इंसानों को पकड़ना है, कोई भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, तो वो एक साथ कितने इंसानों को पकड़ पाएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, जवाब है 4। एक ऑक्टोपस 4 इंसानों को पकड़ सकता है, क्योंकि हर इंसान अपने 2 हाथों से ऑक्टोपस के 2 हाथ पकड़ेगा, तो 4 इंसान मिलके ऑक्टोपस के 8 हाथ पकड़ लेंगे। बस, वैलेंसी ठीक इसी तरह काम करती है। और इसी से हमें पता चलता है कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, जैसे इस केस में बनेगा OH4। तो ये थी कहानी एटम की। हजारों साल पुरानी फिलॉसफी से शुरू होकर केमिस्ट्री के नियमों और डाल्टन की थ्योरी तक का सफर। डाल्टन को लगा था कि एटम ही कहानी का अंत है, सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या हो अगर एटम के अंदर भी एक पूरी दुनिया हो? अगर वो खुद और भी छोटे टुकड़ों से बना हो? ये सवाल साइंस में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, और उस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे अगली बार।